हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी अकाउंट्स की क्लास के अंदर। आरहो कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने हमारे पहले यूनिट्स को या पहले चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा, आशा मैं करता हूं, और आपको बेसिक जो अकाउंटेंसी की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ। आज जो हम जिस चैप्टर्स की बात करने जा रहे हैं, जो चैप्टर्स हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, और अकाउंटिंग की टर्म्स को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। मतलब कुल मिला के अगर अब मैं देखूं तो आज जो आप इस चैप्टर में अपना टाइम देंगे मेरे साथ, आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझें। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हम ये टर्म्स क्यों समझ रहे हैं, ये हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हमको क्यों समझनी पड़ रही है, बात ये आती है। इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले बात ये आती है, ये हमको टर्म्स क्यों समझनी पड़ रही है। टर्म्स जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज की डिक्शन आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप उस लैंग्वेज के माध्यम से बात कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग की टर्म्स जो हम बोलेंगे, जो हम उसको यूज करेंगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो वो टर्म्स मेरे लिए भी समझ के लिए हो और आपके लिए भी समझ के लिए हो, और हम दोनों की अंडरस्टैंडेबिलिटीज क्लियर हो। कि अगर आप ये बात बोल रहे हो डेटर, तो मैं समझ पा रहा हूं कि डेटर कौन है। इस तरीके की जो टर्म्स है जो हमारी अकाउंटिंग में यूज होगी, उसी को लेकर ये चैप्टर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स को, मतलब कि अकाउंट्स को या अकाउंटिंग को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म्स आपको बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे चैप्टर्स की भूमिका बनती है। हमने जो स्लाइड दी है वो कॉन्सेप्चुअली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे बात करी है। तो सबसे पहले आपको दो बेसिक टर्म्स आपको समझने आना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली टर्म है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उसके बाद आपकी टर्म है अकाउंट्स। एक है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक है आपका अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस को हम इससे पहले वाले वीडियो सेशन में हम बता चुके हैं। इवेंट्स को हमने आपको बारे में बताया, जो घटनाएं व्यापार में घटती है। ट्रांजैक्शंस, जो एक्टिविटी आप व्यापार में करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। अब बात यहां पे आती है कि अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखें और अकाउंटिंग यूनिट वाइज देखें, मतलब कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके की अकाउंटिंग यूनिट्स बन सकती है। एक होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, मतलब कि हमारे बिजनेस के अंदर की जो अकाउंटिंग है उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन में देखेंगे। वहीं अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी है वो किसी बाहरी आदमी से हो रही है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, लेकिन वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन, जिसको हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहेंगे, दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर सिंपल समझ की बात करें तो मेरे बिजनेस के अकाउंटिंग में जो मेरा इंटरनल ट्रांजैक्शंस है, जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें बाहरी का कोई भी लेना देना नहीं है, वो हो जाएगा आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसे इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
और अगर किसी बाहरी पक्ष से, किसी बाहरी साइड से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी बाहरी इन्वॉल्व पर्सन से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो अकाउंटिंग यूनिट्स के दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। वहीं दूसरी तरह की अगर हम बात करें सेटलमेंट वैल्यू के ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो आपने अकाउंटिंग की है, जो आपने ट्रांजैक्शन किसी से किया है, वो दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कैश ट्रांजैक्शन और एक हो सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को अगर हम हिंदी में बोले तो नगद लेन देन, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो उधार लेन देन। अगर इस टाइप के कोई भी सेटलमेंट वैल्यू को लेकर ट्रांजैक्शन है तो दो तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। एक ट्रांजैक्शन है आपका कैश ट्रांजैक्शन और एक है आपका उधार का ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब अगर हम उदाहरण देखें, एग्जांपल समझे कि अगर बिजनेस के अंदर मान लो मैं ऑनर हूं, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, पर्टिकुलर मैं कोई भी चीज खरीद के लेके आया, अपने बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स खरीद के लेके आया, उसके लिए मैंने कैश दे दिया, तो इसका मतलब मैंने ट्रांजैक्शन किया है, सेटलमेंट वैल्यू का ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैंने उसके लिए कैश दे दिया। वहीं जहां अगर मैं कोई गुड्स लेके आया हूं और लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं पैसे तेरे को 3-4 दिन बाद देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो ट्रांजैक्शन किया वो क्रेडिट बेसिस पे किया। तो बच्चों इतने सेक्शन में आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग यूनिट वाइज होते हैं, तो दो हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके भी हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन मींस कि मान लेते हैं ये मेरा व्यापार है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये एंटरप्राइजेस है। इस एंटरप्राइजेस में जो बुक्स रखी हुई है, उस बुक्स के अंदर जो भी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं वो अकाउंटिंग में कोई बाहरी इन्वॉल्व नहीं है। ये अकाउंटिंग मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से की है, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने की है। मतलब कि क्या कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, जो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, एक वर्ड है, आपको यहां पे टर्म हम आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट होती है, मतलब कि कमी होती है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि आप अपने घर में आज से 2 साल पहले एक गाड़ी लेके आए, 4 व्हीलर लेके आए, और वो 4 व्हीलर की कीमत थी 4 लाख रुपए। अगर मैं आज की तारीख में आपसे बात पूछूं कि आपके कार की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कार की वैल्यू हमारी 1,50,000 रुपए है। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि इस 2 साल में जब हमने इस कार का उपयोग किया, इस कार को यूज किया, तो उसकी वैल्यू में कमी आ गई। उसी कमी को हम वर्ड बोलते हैं डेप्रिसिएशंस। तो जब हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस को मैं कर रहा हूं और हमारे बिजनेस के लिए हमने बहुत सारी एसेट्स परचेस करी, बिल्डिंग परचेस करी, बिल्डिंग खरीदी, आपके प्लांट खरीदा, अगर उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है तो वो डेप्रिसिएशन है। और उसी डेप्रिसिएशन को जब मैं अपनी बुक्स में मेंटेन करता हूं तो इसका मतलब है कहीं भी कोई बाहर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैं अपने सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो उसको हम बोल सकते हैं दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। वहीं अगर मैं अकाउंटिंग यूनिट में बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कि मान लेते हैं कि एक ये पर्सन है, इस पर्सन से मैंने कोई भी असेट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे कार ही ले लेते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक डिलीवरी वैन या डिलीवरी कार ले ली जो हम उपयोग करेंगे, यूज करेंगे बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन में एक बाहरी व्यक्ति, हमारे बिजनेस के बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो ऐसा अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो अगर हम एसेंस देखें तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यापार के, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं
उनको दो पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1 अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर 2 सेटलमेंट वैल्यू से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होंगे और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होंगे, और अगर सेटलमेंट व्यू से मैं बात करूं तो कैश ट्रांजैक्शन होंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमने ट्रांजैक्शंस को कवर किया। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड्स। पर्टिकुलर हेड्स मतलब क्या, जैसे ये हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस में हम इस पर्सन के साथ, मान लेते हैं कोई पर्सन है मिस्टर ए, इस पर्सन के साथ हम कंटिन्यू परचेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये जो परचेस करी वो 1 जनवरी को करी, एक और हमने परचेस करी वो हमने 5 फरवरी को करी, एक और हमने परचेस करी वो हमने 3 मार्च को करी। तो इस पर्टिकुलर पर्सन से, एक स्पेशल पर्सन जो मिस्टर ए है, इस ए से हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो अगर इस बिजनेस में यह फाइंड आउट करना हो कि मिस्टर ए से हमने कितना परचेस किया है अभी तक, तो आपको मिस्टर ए से रिलेवेंट सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको देखने होंगे। तो इसके लिए आप सारी बुक्स तो नहीं देखेंगे, आप केवल एक हेड उठाएंगे और हेड किसका होगा, मिस्टर ए का। और मिस्टर ए के रिलेवेंट जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको आप मैच करेंगे, और यहां पे जो भी टोटल आएगा उस टोटल को आप देखेंगे, और यही टोटल ये इंडिकेट करेगा कि मिस्टर ए से आपने कितना टोटल परचेस किया। तो इस पूरे प्रोसीजर्स में आपने केवल और केवल मिस्टर ए से रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस को ही देखा। तो अगर बिजनेस में मुझे मिस्टर ए का ट्रांजैक्शन देखना है तो मैं बोलूंगा कि मिस्टर ए का अकाउंट्स देखो, मिस्टर ए का खाता बताओ कि इससे हमने कितना कुछ खरीदा है, कितना कुछ बेचा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस के अंदर हमको परचेज देखनी हो कि आपने टोटल परचेज कितनी करी, यहां पे बात हो रही है टोटल परचेज की। मिस्टर ए से परचेस किया तो हो सकता है मिस्टर बी से भी परचेस किया हो, मिस्टर सी से भी परचेस किया हो, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं परचेस की। तो अगर ओनली परचेस की बात की जाएगी, अकाउंट कैसे बनेगा वो सब हम आगे देखेंगे। तो मिस्टर ए से भी हमने कुछ परचेस किया होगा, मिस्टर बी से भी, मिस्टर सी से भी, तो जितना भी हमने परचेस किया होगा उस परचेस का जो टोटल है वो हमें इस परचेस अकाउंट में दिख जाएगा। तो यही है अकाउंट। मतलब आपके बिजनेस में आपने राम के साथ वर्क किया, श्याम के साथ वर्क किया, आपने कुछ रेंट पेड किया, कमीशन पेड किया, सैलरी पेड करी, राइट है। ये जो आप बोल रहे हैं सैलरी, रेंट, तो मतलब रेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर हेड में मिलेगी। तो दिस इज नोन एज अकाउंट। मैंने अपने व्यापार बनाया, मैंने बोला मिस्टर राम को हमने कितना पेमेंट किया, तो मैं मिस्टर राम के सारे ट्रांजेक्शन चेक करूंगा। मिस्टर श्याम से हमको कितना सेल आया, तो मैं मिस्टर श्याम के सारे ट्रांजेक्शन को चेक करूंगा। तो मैंने क्या बोला, हमारे अकाउंटेंट को बुला के बताओ राम का अकाउंट क्या बोल रहा है, श्याम का अकाउंट क्या बोल रहा है, असेट मेरी क्या बोल रही है। तो वो सारा का सारा पर्टिकुलर एक ही टाइप के जो ट्रांजैक्शन है वो पर्टिकुलर एक ही जगह रखा जाता है, उसको बोलते हैं अकाउंट। तो अब बच्चों, क्योंकि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझ लिया और अकाउंट को समझ लिया, तो अब आगे आने वाले वीडियो में जब हम अकाउंट की बात करेंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने बोला राम का अकाउंट, तो मतलब राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो उसमें दिखेंगे।
मैंने बोला शाम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है तो वो सब किस में दिखेंगे, शाम में दिखेंगे। राइट है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यहां पे हमारी दो टर्म्स जो बेसिक टर्म्स है वो आपको यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां पे एक एग्जांपल से हम जो बाकी की अकाउंटिंग टर्म्स है उसको बनाने की कोशिश करते हैं और उसको आपको सिंपल समझ से समझाने की कोशिश करते हैं। जो बड़ी बड़ी टर्म्स है कि आपके माइंड में एक तरीके का रियल लाइफ एग्जांपल लेते हुए इन सारी टर्म्स को हम आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको सब्जेक्ट्स की सारी अकाउंटिंग टर्म्स एक प्रैक्टिकल लेवल पे फाइंड आउट हो जाए, जिसके लिए हम हमारी थोड़ी सी ड्राइंग्स या चित्रकारी का उपयोग करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कहानी ड्राफ्ट करते हैं, एक स्टोरी ड्राफ्ट करते हैं, एक स्टोरी राइट डाउन करते हैं और उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी इस पूरे बोर्ड के ऊपर हम यहाँ पे आपको अकाउंटिंग कि जितने भी बेसिक या समझ जो है वो हम आपको पूरी बताएंगे और आपको उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा ये समझ में आए। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हम यहां पे एक, क्योंकि जब कोई स्टोरी लिखी जाती है तो उसमें कोई तो एक रोल मॉडल होता है, तो हमारे इस रोल मॉडल में, हमारे इस रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम हमारे एक पर्सन को हीरो बना लेते हैं और उस पर्सन का नाम है, ये हमारे पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर राज। इनका नाम है मिस्टर राज। अब मिस्टर राज क्या चाहते हैं कि मिस्टर राज ही चाह रहे हैं कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मान लेते हैं वो बैठे बैठे सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है। अब इन्होंने सोचा कि मुझे नॉलेज है कि मैं वेजिटेबल बेच सकता हूं, तो क्यों ना मैं एक अच्छी वेजिटेबल की शॉप ओपन करूं, मेरा एक वेजिटेबल का बिजनेस ओपन करूं। मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं, इन्होंने अपना मानस बना लिया कि मैं वेजिटेबल का अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहले, क्योंकि ये अभी बिल्कुल अपना कॉलेज कंप्लीट करके आए हैं, तो इनके पास कोई मनी का कोई सोर्स नहीं है कि कहां से पैसा लें, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिना पैसे के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता बच्चों। तो इसके लिए इन्होंने जब पैसों का रिक्वायरमेंट हुआ तो अपने फादर को याद किया, अपने फादर से बात करी। मिस्टर कमल है और राज के फादर हैं। इन्होंने बोला, पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे कुछ पैसा दो। सिंपल भाषा में लेके चल रहे हैं, कुछ पैसा दो। बोले क्या करना चाहता है? बोले मैं अपना सब्जी का एक अच्छा सा एक दुकान लगाना चाहता हूं, वहां पे मैं अपनी सब्जियां बेचना चाहता हूं। मान लेते हैं सिंपल सा हमारा स्टोरी ये चल रही है, ठीक है। इनके फादर इनसे प्रभावित हुए, ठीक है, तो इनके फादर ने क्या किया, इनको कुछ पैसा दे दिया इनिशियली लेवल पे। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 लाख रुपीज इनको, और 2 लाख रुपीज देने के बाद इन्होंने बोला जा सिमरन जी ले अपनी लाइफ, मतलब कि जा कुछ कर इस पैसों का लेकर। एग्जाम्पल हम बीच में ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब लेंथी आपका लेक्चर होता है तो थोड़ा थोड़ा हम बीच में इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका इंटरेक्शन बना रहे और आपको समझ में आए। तो सब हमारी अभी तक की स्टोरी के अंदर जो हमारा हीरो है, जिसका नाम है मिस्टर राज, उसने अपने पॉकेट में 2 लाख रुपए ले लिए हैं। अब बच्चों जरा सोचो कि जब ये व्यापार करना चाह रहे हैं, ये अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग लगाई, एक बहुत अच्छी मेन मार्केट में इन्होंने दुकान लगाने की सोची। देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे एक इस तरीके की एक रोड बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको समझ में आए। तो यहां पे हम मान लेते हैं हमने एक रोड बना ली है,
और इस रोड के किनारे इन्होंने एक अच्छी सी दुकान देख ली। मान लेते हैं ये हमारे जो मिस्टर राज है उनकी एक बढ़िया सी शॉप हमने यहां पे बना ली। इन्होंने अपनी शॉप का नाम भी रख लिया, अपने व्यापार का नाम भी रख लिया। मान लेते हैं राज वेजिटेबल, ये इन्होंने अपनी शॉप का नाम रख लिया। अब बच्चों इन्होंने ये चीज पसंद आ गई इनको, और इन्होंने ये शॉप उधार के मतलब रेंटेड बेसिस पे ये खरीद ली। जब इन्होंने इस दुकान का शटर ओपन किया तो ये दुकान बिल्कुल खाली थी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इन्होंने रेंट पे लिया है, तो ये दुकान टोटली क्या थी, खाली थी। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस दुकान पे, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे आपने ही ये दुकान ली और आप ही हमारे हीरो मिस्टर राज, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि आपके बिजनेस का नेचर है कि आप सब्जियां खरीदेंगे और बेचेंगे, तो सब्जियां जब आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप सब्जियों को रखेंगे, डिस्प्ले तो करेंगे, जिससे कि जब जनता आपके सामने आएगी तो वो आपकी सब्जियों को तो देखेगी। तो आपने सबसे पहले डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक प्रॉपर वे में फर्नीचर बनाए हमारे डिस्प्ले को देखने के लिए। तो मान लेते हैं इन्होंने बहुत अच्छा फर्नीचर बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये इनका अच्छा फर्नीचर, इस टाइप की रैक्स इन्होंने बना ली। ये फर्नीचर यहां पे इन्होंने फिक्स कर दिया, और फर्नीचर के साथ साथ इन्होंने यहां पे ये पंखा भी लगा दिया, और इन्होंने यहां पे ये ट्यूबलाइट्स भी लगा दी। मान लेते हैं पंखा भी लग गया, ट्यूबलाइट्स भी लग गई, एक पूरा डेकोरम इन्होंने सेट कर दिया। अब बात आती है, हमारा जो मिस्टर राज है उसने ये डिसाइड किया है कि वो जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस सब्जियों का कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने सब्जियों को देखने के लिए मार्केट में रिसर्च करी। मान लेते हैं यहां पे कुछ बहुत सारी वेजिटेबल्स की होलसेल में बेचने वाली, जिसको मंडी भी कहते हैं आप, ये मंडी थी। ये मंडी पहुंचे, और मंडी पहुंचने के बाद इस मिस्टर रामलाल को इन्होंने, क्योंकि पैसे थे इनके पास 2 लाख रुपए, इन्होंने 1 लाख रुपीस इनको दे दिया और बोला कि ये जो सब्जियां हैं, जो आपके पास वेजिटेबल है, ये जो आपके पास वेजिटेबल्स है, इन सारी वेजिटेबल्स को आप मेरे दुकान में पहुंचा दीजिए। मान लेते हैं कि उन्होंने यहां पे इसको पहुंचा दिया, और उन्होंने इसके लिए एक ट्रक या कोई भी गाड़ी करी, लोडर गाड़ी करी, कैरेज करके आपके यहां पे पहुंचा दिया। और इस तरीके से हमारे हीरो मिस्टर राज की एक बढ़िया सी दुकान सेट हो गई सब कुछ के साथ। यहां तक क्लियर है बच्चों? हमारे पूरी स्टोरी के अंदर एक पर्सन है, उस पर्सन ने पहले पैसे लिया, सर्च किया, अपना फर्नीचर फिट करवाया, और आप अपना वेजिटेबल भी यहाँ पे लाके रख दिया। और अब ये जो व्यापार है, अब जो ये बिजनेस है, जिसका मालिक केवल अकेला और अकेला कौन है? मिस्टर राज। मतलब कि सब कुछ जिम्मेदारी, सब कुछ लायबिलिटी, सारा बेनिफिट, सारे प्रॉफिट्स, लॉस सब बेयर कौन करेगा? राज। तो सबसे पहले बात यहां पे आ जाती है कि इस बिजनेस को जो चलाने वाला ऑनर है, मालिक है, वो सोल प्रोप्राइटर है, एकल मालिक, एकल स्वामी। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों इस पूरे अभी तक जो हमने यहां तक बात करी, इस बात में जो जो चीजें निकल के आ रही है, जो जो अकाउंटिंग टर्म्स निकल के आ रही है, वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारे इस डायग्राम। सबसे पहले इस व्यापार में जो मालिक है वो कौन है? मिस्टर राज। और जो इसने ये 2 लाख रुपए लगाए ना अपने व्यापार के अंदर, जो 2 लाख रुपए यहां पे लगाए हैं, इस 2 लाख को हम जो टर्म बोलेंगे, उस टर्म का नाम होगा
कैपिटल। जब भी कोई व्यापारी फर्स्ट टाइम जब पूरा पैसा, जैसे पैसा दे दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर पैसे के साथ साथ और कोई चीज, मान लो इसने फर्नीचर दे दिया, मान लो फर्नीचर भी इनके पास रखा हुआ था। तो जब इनिशियली लेवल पे जब कोई बिजनेस एस्टेब्लिश होता है और उसके अंदर कैश और असेट्स दोनों लग जाती है फर्स्ट टाइम, तो वो दोनों कंबाइंड होके क्या बन जाती है, कैपिटल। तो हमारे यहां पे एग्जांपल पे 2 लाख रुपए क्या बन गई, कैपिटल। तो जब भी कोई बिजनेस मालिक व्यापार स्टार्ट करता है, चाहे वो असेट्स को इन्वेस्ट करे या वो अपनी कैश को इन्वेस्टमेंट करे, तो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इट इज नोन एज कैपिटल। अगर हम इस बात करें राज वेजिटेबल की, तो ये जो है ये आपका हो गया बिजनेस। आप इसको एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हैं, बोला जाता है बिजनेस, एंटरप्राइजेस। और जो ये काम करने वाला है उसकी एक्टिविटी को अगर आप देखें तो उससे बोलते हैं ट्रेडिंग। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज खरीदी और अब उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर मैं बेच दूंगा। तो इस एग्जांपल में ये यही तो कर रहा है कि थोक व्यापार में जा रहा है और वहां से जाने के बाद ये क्या कर रहा है, वहां से सामान खरीदता है, अपना मार्जिन ऐड करता है और बेच देता है। मतलब इसकी एक्टिविटी क्या है, ट्रेडिंग। वहीं कुछ बिजनेस की एक्टिविटी होती है कि हम बनाएंगे फिर बेचेंगे। वो एक्टिविटी कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। तो हमने यहां पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ट्रेडिंग की एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें हमारी इस शॉप के अंदर की, तो ये जो फर्नीचर है वो फिक्स है, वो लग गया। अब जब तक ये बिजनेस चलेगा तब तक वो फिक्स है, जब तक कि वो खराब नहीं होता। पंखा जो चल रहा है, जो इसने लाइटें लगाई है, ट्यूबलाइट्स लगाई है, जो लाइट्स अंदर डेकोरम के लिए लगाई है, वो भैया फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। तो इन भी फ्यूचर 10-15 साल बाद या जितना भी उसका यूज होता है, उसके बाद उस असेट्स को कहीं बेचना चाहता है, इस चीज को बेचता है, तो उसको कहीं ना कहीं पैसा मिलने वाला है इसको बेचने। तो जो ये फिक्स नेचर की चीजें हैं जो आपने लगा दी है, जैसे अगर हम इस रूम की बात करें, हमारी स्टूडियो की बात करें, तो हमारे पास एसी लगा हुआ है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास ये बोर्ड है, तो ये सब क्या है, हमारी संपत्तियां, जिसे बोलते हैं असेट्स। तो अगर हमारे इस जो व्यापार है, इस व्यापार में भी इसने जो हम चीजें लगाई है, जितनी भी चीजें फिक्स कर दी है, जिससे इन भी फ्यूचर यूज करते हुए प्रॉफिट जनरेट करेगा, उसको हम बोलते हैं असेट्स। यहां पे हमने असेट्स को दिया, यहां पे हमने असेट्स को दे दिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ये जिससे भी, जैसे मिस्टर रामलाल है, रामलाल से ये सब्जी खरीद के लेके आए, तो मिस्टर रामलाल जो है वो हो गए सप्लायर। सप्लायर का मतलब कौन हो गया, जो हमें माल का सप्लाई करता है, वो सप्लायर है अभी इस एग्जांपल के अंदर। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने कुछ टर्म्स देखी। अब हमारी कहानी में हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि व्यापार प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया, और व्यापार स्टार्ट होते ही कस्टमर्स या आपके ग्राहक जो हैं वो आना चालू हो। मान लेते हैं लाइन लग गई, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, यहां पे सब लोग आने लग गए और कस्टमर यहां पे आके सब्जियां खरीदने लग गए। ग्राहक जिसे बोलते हो आप, कष्टों का मारा जिसे आप ग्राहक कहते हैं, कस्टमर कष्टों का ही तो होता है, सारे सब कुछ टैक्स की मार, सारे जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो सब झेलता है कष्टों का मारा कस्टमर, जो आप भी है, मैं भी हैं, सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं से इस तरह का कस्टमर बन बैठे हैं। अब यहां पे जो मिस्टर हमारे राज हैं, उन राज ने यहां पे इन लोगों को अपना बेचना चालू करा माल को। माल क्या है इनका, माल, माल मीन्स गुड्स। यहां पे जो ये चीज खरीद के लाए उसी को ये बेच रहे। तो पहली बात आप याद रखें कि जो ये वेजिटेबल आपको दिख रही है, हम थोड़ा सा स्कोर क्लियर कर देते हैं, जो ये वेजिटेबल आपको दिख रही है, ये वेजिटेबल जिसका ये व्यापार कर रहे हैं उसको बोलते हैं गुड्स।
यहाँ पे बच्चों ये टर्म बहुत क्लियर होना जरूरी है कि जिसका मैं व्यापार कर रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं गुड्स। और गुड्स जब भी मैं लेके आऊंगा, मतलब कि मैं जब गुड्स यहां से लेके आ रहा हूं तो मेरे व्यापार में मैं इसको लाके रख रहा हूं, तो ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं गुड्स को लेकर, इस एक्टिविटी को हमेशा बोलेंगे परचेस। बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लीजिए इस एक्टिविटी को। जब वैन आप गुड्स को लेके आओगे, जब भी आप गुड्स को लेके आ रहे हो जिसको आप बेचोगे, तो उस एक्टिविटी को बोलेंगे परचेस। और उसी गुड्स को जब आप अपने कस्टमर को बेचोगे तो उस एक्टिविटी को बोलेंगे सेल्स। यहां पे गुड्स की बात हो रही है। सर अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, सर एक बात बताइए, आपने बोला जब हमने यहां पे गुड्स खरीदा तो परचेस, और जब बेचा हमने कस्टमर को तो सेल्स। तो सर ये बताओ, जब ये फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर में जब लेके आए तब आपने फर्नीचर वर्ड यूज किया, आपने परचेस वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि बेटा फर्नीचर वो नहीं बेच रहे, फर्नीचर वो यूज कर रहे हैं बेचने के लिए। राइट है, आप इसको पॉइंट को समझो। हाँ, अगर ये बिजनेस फर्नीचर का होता, उस कंडीशन में अगर ये फर्नीचर खरीद के लेके आते तो वो गुड्स की कैटेगरी में आता, तब आप ये बोलते परचेस किया है। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में मैप कर लीजिए कि जब भी आप गुड्स खरीदेगा, कोई भी व्यापारी जब गुड्स खरीदेगा तो वो दो टर्म यूज करेगा। मैंने परचेस किया, मतलब अकाउंटिंग टर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि हम, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने परचेस किया, तो परचेस की बात हो रही है, मतलब कि मेरे गुड्स की बात हो रही है। और जब मैंने बेचने की बात करी तो मैं बोलूंगा सेल्स। तो अब आगे आने वाले कोर्स के अंदर मैं हमेशा परचेज और सेल्स बोलूंगा, तो आपके माइंड मैप हो जाना चाहिए कि मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, जिसका मैं व्यापार करता हूं, जिसका मैं धंधा कर रहा हूं, जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं। वही अगर मैं नाम लेके किसी चीज को बोल रहा हूं कि मैंने प्लांट खरीदा, इसका मतलब है कि मैंने असेट खरीदी है, क्योंकि मैं उसका उपयोग करूंगा। मशीन खरीदी, इसका मतलब मशीनरी खरीदी। हाँ, मेरा काम ही मशीन को बनाकर बेचना है, तो फिर उस कंडीशन में मैं बोलूंगा मैंने परचेस किया, तो आपको समझ में आएगा कि ये मशीनरी परचेस कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। ऐसा काम होता है ट्रेडिंग में। उम्मीद करता हूं कि ये एक जो कंसेप्ट है वो बच्चों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो वो वहां पे आप क्लियर कर लेना कि हमेशा जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं वो परचेस एंड सेल्स माना जाएगा। तो यहां पे हमारी दो टर्म, एक परचेज और एक सेल्स, जो हम गुड्स के लिए यूज करेंगे हमेशा, परचेज एंड सेल। ये जो दो टर्म है ये हम हमेशा गुड्स को खरीदने और बेचने में उपयोग करेंगे। तो यहां पे ये सेल कर रहा है और यहां से ये परचेज करता हुआ जा रहा है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस चल रहा है हमारे सर का, हमारे हीरो का, हमारे एक्टर का। 6-7 महीने बाद एक एक्टिविटी हुई। क्या एक्टिविटी हुई वो देखते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा, इन्होंने अपना जो वेजिटेबल है वो इस पर्सन को बेच दिया। ये पर्सन अपने घर गया, मान लेते हैं इस पर्सन का ये अपना घर है। इस पर्सन ने अपने घर में जाके ये वेजिटेबल को ओपन किया, तो इसने देखा ये वेजिटेबल जो थी, जो सब्जियां थी, वो बिल्कुल खराब थी। इसने बोला ये सब्जियां बिल्कुल खराब है। तो ये फटाफट घर से बाहर निकला और फटाफट जाके इनके पास पहुंचता है और इनको बोलता है पकड़ो तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल बेकार है, खराब है। आपने उसको चेक किया, आपने देखा हाँ बिल्कुल खराब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने सब्जियां बेची थी, जो गुड्स आपने बेचा था, वो वापस आ गया, नहीं आ गया? मतलब कि एक एक्टिविटी हो गई, जो गुड्स आपने बेचा था वो वापस आ गया। तो यहीं एक और टर्म जनरेट हो गई जिसको हम बोलते हैं, जो गुड्स के लिए यूज होगा, कि ये हो गया सेल्स रिटर्न। ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड नाम से समझ में होगा, कोई रिटर्न हो रहा है जो इन कर रहा है, बिजनेस में इन कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास इसने माल रखा, आपको सब्जियां देके गया, आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। आपने सारी सब्जियों को देखा कि सारी सब्जियों में गड़बड़ तो नहीं, आपने देखा हाँ बहुत सारी गड़बड़ है।
आपने क्या किया, वहां से उसको पैक किया और पैक करके आपने इस पर्सन को वापस भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो गुड्स परचेज किया था आपने वो वापस भेज दिया। तो यहां पे भी हमारी एक और टर्म्स आ गई जिसे हम बोल सकते हैं परचेज रिटर्न। सर इसका दूसरा नाम भी है, बिल्कुल है, इसको हम बोल सकते हैं, अब इसको लिखने के लिए हम यहां पे आप देख लीजिएगा, हम यहां पे इसको मेंशन कर देते हैं, इसको आप बोल सकते हो रिटर्न आउटवर्ड। मतलब कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। देखो हमारे पूरे के पूरे में हमने काटापीटी करके लेकिन आपको बहुत सारी टर्म्स क्लियर कर दी। अभी हम डिटेल भी आगे और बताते रहेंगे आपको, अभी हम आगे जब स्लाइड्स में चलेंगे इनके सब बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टर्म को लेकर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है सर, और भी कुछ है? अभी बहुत कुछ है, देखो। तो अब यहां पे आपको परचेज समझ में आ गई, सेल्स समझ में आ गई, सेल्स रिटर्न समझ में आ गई, परचेज रिटर्न समझ में आ गई। अब एक दिन मिस्टर राज की मदर ने इनको कॉल किया और बोला कि आज घर में एक काम कर, दुकान से 2 किलो सब्जी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जो भी लाना चाहे। इन्होंने क्या किया कि वहां से 2 किलो सब्जियां उठा ली। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर ये 2 किलो सब्जियां खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो मम्मी से जाके पैसा थोड़ी मांगेंगे, क्योंकि ये तो घर में यूज हो रहा है, पर्सनल यूज कर रहे हैं। और वहीं अगर यही 2 किलो सब्जियां अगर वो किसी कस्टमर को बेचते तो उनको कैश मिलता नहीं मिलता। तो यहां पे हमारा व्यापार ये बोलता है, हमारा बिजनेस अकाउंटिंग ये बोलती है कि आपको ये चीज भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि आपने अपने बिजनेस से कितनी चीजें आपके पर्सनल यूज पे ले ली, चाहे आप कैश लो, चाहे आप कोई माल कोई गुड्स उठा के लेके जाते। तो सर जो ये काम इन्होंने पर्सनल के लिए लिया उसको कोई टर्म बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, और उस टर्म का नाम होगा ड्राइंग्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। ड्राइंग्स आपने जब भी कैश मतलब जो इनका गल्ला है उस गल्ले को खींचा, उसमें से 5,000 रुपए रखे, बोले हाँ मुझे पेट्रोल भराना है, इन्होंने भरा लिया। तो भैया ये जो है वो बिजनेस में यूज नहीं किया आपने, ये आपने कहा किया खुद के पर्सनल के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। वहीं अगर आप इन्होंने 2 किलो सब्जी उठा के अपने घर पे ले गए और वहां पे सब्जियां बन गई तो उसका पैसा तो मिलना ही नहीं है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन 200 किलो सब्जी थी और 200 किलो सब्जी में से आपने 100 किलो सब्जियां बेच दी, तो जो आपका स्टॉक बच रहा है वो 100 किलो होना चाहिए, लेकिन आपका स्टॉक कितना है? 98 kg। क्यों? क्योंकि आपने 2 किलो का जो सामान है या 2 किलो का जो गुड्स है वो आपने खुद ने यूज कर लिया, तो ये 2 किलो की वैल्यू की एंट्री तो देनी पड़ेगी। अगर ये किसी कस्टमर को आप बेचते तो कहीं ना कहीं उसको माल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कैश भी तो आ रहा है, लेकिन यहां पे तो माल जा रहा है लेकिन आ कुछ नहीं रहा। तो अकाउंटिंग ये नहीं कहती है, एक बात बिल्कुल आपके दिमाग में कंसेप्ट कर लीजिए, हर एक ट्रांजैक्शन जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो बिजनेस से रिलेटेड है उसका आपको एंट्री करनी ही करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक चीज और आपके दिमाग पे, एक और पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, जो आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो मिस्टर राज का नहीं करते, आप किसका करते हैं? राज वेजिटेबल का बिजनेस मेंटेन करते हैं। राज वेजिटेबल की अकाउंटिंग की बात करेंगे, मतलब कि आप बिजनेस की बात करेंगे, आप अकाउंटेंट है तो आपको मिस्टर राज से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो आप मिस्टर राज को बोल रहे हैं कि आपने जो आपका जो गुड्स उठा के आप घर पे लेके गए, मैं तो लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा क्योंकि आप बिजनेस में से कोई चीज लेके जा रहे हो, ये मैच ही नहीं करेगा क्योंकि स्टॉक मैच नहीं करेगा। आपने उठ के बोला कि लास्ट में क्लोजिंग में कितना स्टॉक है, आपने बोल दिया 98, तो 98 के कारण 100 लोगों को इन्होंने माल बेचा और उससे पैसा आया, इन्होंने मैच कर लिया। जो 2 किलो का वो मैच नहीं हो रहा, तो एंट्री तो डालनी पड़ेगी अकाउंटेंट को। तो हमेशा बेटा याद रखना, जो एंट्री होगी ना वो हमेशा और हमेशा किसकी होती है? व्यापार की, ना कि व्यापारी की। आगे हम कंसेप्ट में और डेप्थ बताएंगे, इसकी और डिटेलिंग हम आपको बताएंगे और बहुत गहराई से हम ये बात करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात समझ लेना, लाइफ टाइम आप समझ लेना, जो आप अकाउंटिंग करते हो वो आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपको ये बताना पड़ता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और बेस्ट अकाउंटेंसी ये है कि, या प्रैक्टिकल अकाउंटेंट ये है जो बिल्कुल मैच करा के चले। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमारी ड्राइंग्स नाम से भी एक कॉन्सेप्ट यहां पे हमारा क्लियर हो गया।
और आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम यहां पे एक अच्छा सा कलर और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्योंकि 2 लाख रुपए इनके पास जेब में थे और उन्होंने अच्छा खासा अपना व्यापार किया, बिजनेस किया, क्योंकि पैसा था तो ये सप्लायर को देते थे और सप्लायर उनको माल भेज देता था। जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ा, इनकी गुडविल भी बनी, इन्होंने फोन पे ऑर्डर देना चालू कर दिया। भैया 5 किलो सब्जी, भैया 200 किलो सब्जी। पैसा नहीं दिया, आपको हम 1 महीने बाद देंगे, हम आपको 2 महीने बाद देंगे। तो यहां पे इस पर्सन से इन्होंने अब बिजनेस करना चालू कर दिया। मान लेते हैं कि भैया तू माल भिजाना चालू करेगा, और इस पर्सन को जो माल की बात ये करते हैं, ये बोलते हैं तेरे को पेमेंट हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं इसका नाम है एक्स। इस कंडीशन में ये जो एक्स है, ये क्योंकि आपने इससे उधार में, अभी जो हमने बात की थी उसी की बात हो रही है, क्रेडिट में आपने इससे परचेज किया है, तो ये जो पर्सन है ये आपके बिजनेस का कहलाएगा क्रेडिटर, लेनदार। क्रेडिटर बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लीजिए, लेनदार जो आपसे पैसा लेगा, आपने उधार में उससे कुछ ना कुछ खरीदा है, ये क्रेडिटर है। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं ये जो मिस्टर राज है, ये जो व्यापार है, इसने इस पर्सन को उधार में माल बेचा, उधार में बेचा माल, गुड्स, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर, बी साइलेंट रहता है बच्चों, डेटर बोलते हैं उसको। ये हमको पैसा देगा, मैंने किसी को माल बेचा और उसको बोला 3 महीने बाद तू पेमेंट देगा, तो आप मेरे से पूछेंगे सर आपके डेटर कितने हैं, मैं बोलूंगा इतने इतने रुपए, जो उधार मुझे पैसा देने वाला है। वहीं आप मेरे से पूछ रहे हैं आप क्रेडिटर कितने हैं आपके, तो मैं जिनसे मैंने उधार में कुछ लिया है वो सब क्रेडिटर होंगे बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर्स एंड क्रेडिटर, क्योंकि ये टर्म्स आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस तरीके की एक्टिविटी कंटिन्यू करता जा रहा है। तो आप जरा याद करो, आपने एक पंखा लगाया था, तो पंखा हवा से नहीं चल रहा होगा, उसका एक बिल आ रहा होगा। अब यहां पे अब इसका काम बढ़ गया, मान लो इसने एक हेल्पर अपने पास रख लिया, वो भी फ्री में काम नहीं कर रहा होगा, वो भी सैलरी ले रहा होगा। मतलब कि इस बिजनेस को सरवाइव करने के लिए डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं। सर क्या खर्चे? मतलब कि एक्सपेंसेस। तभी तो आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, तभी तो आप रेवेन्यू बना पाओगे, लाभ बना पाओगे। तो यहां पे एक टर्म और निकल के आई, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम ये मान लेते हैं कि इस व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, उनको हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे लाइट का बिल, जैसे कमीशन आपने किसी को दिया, टेलीफोन का बिल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब जो होते हैं वो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो बच्चों क्लास 11th में जितनी भी बेसिक टर्म्स जो बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, जो फंडामेंटल है, जिसको आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। आप इस जो सेशन है इसको एक बार और देखिए, तो ये जो बेसिक टर्म है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब भी मैं बात करूंगा कैपिटल का, तो आपको एक सिनेरियो बन जाएगा, अच्छा मैंने कोई पैसा लगाया वो कैपिटल है। मैंने जैसे ही बात करी परचेज एंड सेल्स की, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की, तो ये जो टर्म है वो किसके लिए यूज हो रही है? गुड्स के लिए। जब मैंने असेट्स की बात करी तो आपको समझ में आएगा कि कोई प्लांट, बिल्डिंग, या इसी सिनेरियो में बात करूं तो ये जो फर्नीचर इसने लगाया वो असेट्स है। ड्राइंग्स की जब भी बात करूंगा तो कोई भी मैंने गुड्स एंड एसेट्स को, कैश को यूज कर लिया, तो वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में जाएगा, मेरे पर्सनल यूज के लिए। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ये आपको समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मली सी बात है, कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसको आपने 80 रुपए में बेचा, तो आपने 20 रुपए का लॉस खा गए। बिजनेस को चलाने के लिए आपको डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं, खर्चे करने पड़ते हैं, वो सब एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और एक और चीज है, एक और टर्म यहां पे हम और क्लियर करवाते हैं आपको, जिससे कि आपके दिमाग में सेट रहे, कि मान लेते हैं मिस्टर कमल जो थे, जिन्होंने इस बच्चे को, अपने बच्चे को पैसा दिया था, उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि भैया ये पैसे मुझे 3 साल बाद लौटा देना। लौटा देना, तो इसका मतलब ये एक तरीके की जिम्मेदारी हो गई, नहीं हो गई?
और जिम्मेदारी अगर इस व्यापार पे आ गई है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। तो अगर इस व्यापार ने कोई भी पैसा लिया है, कोई भी व्यापार में कहीं से भी पैसा उठाया है और उसको वापस चुकाना है आउटसाइडर को, तो ये सब किस में आ जाता है? लायबिलिटी के अंदर। तो यहां पे हमने एक एग्जाम्पल से आपको सारी टर्म्स हमारे एक स्टोरी प्ले करते हुए समझा दिया और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके 1 बाय 1 थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब यहां से आपको बहुत सारी एक बेसिक टर्म्स जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करते हैं कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा और आपके कहीं ना कहीं माइंड में इसकी टर्म जो है अकाउंटिंग बैठ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।